मैं भूल ही गई, तेरा अकेला टेस्ट था ना, मैं आज कर दूंगी, कल दे दूंगी। इसमें ही रखा था मैंने, अभी करवा ली, ये पढ़। ठीक है, जाते हुए करवा ली। चलो लेट्स स्टार्ट। फिर तुमने 25 पे छुट्टी लेनी है। आज हम लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करने वाले हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हम 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पढ़ते आए हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करें। इस बात पे ना डिपेंड करें कि तुम क्या डाल रहे हो, है ना, नंबर पे डिपेंड करें। बट इससे पहले हम ये जाने, है ना, कि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, या इसका फॉर्मूला क्या है, या हम इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। पहले हमें इसका कुछ फिनोमेना समझना है, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट इसको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को समझने के लिए मैं आपको, हमने डे लाइफ में क्या करते हैं, मान लो आपकी मम्मा ने दाल धोनी है, तो हम छन्नी लेते हैं, दाल डालते हैं, पानी डालते हैं, पानी नीचे चला जाता है, दाल ऊपर रह जाती है ना। या हमने राइस चावल धोने हैं, तब भी हम ये करते हैं कि जो मतलब चावल होते हैं छन्नी में लेते हैं, पानी डालते हैं, पानी नीचे चला जाता है, चावल ऊपर रह जाते हैं। कहने का भाव ये है कि हम ये जानते हैं कि जब भी हमें किसी दो चीज़ों को सेपरेट करना होता है, तो हम जो मेम्ब्रेन लेते हैं, उस मेम्ब्रेन के ऊपर बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं। चाय में भी यही होता है, चाय नीचे चली जाती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। अब ऑस्मोसिस भी कुछ एक ऐसा फिनोमेना है। ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, छन्नी की तरह। हम कैसी मेम्ब्रेन यूज करते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये छन्नी का काम करेगी। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ एक ऐसी छन्नी है, कुछ ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ना छोटे छोटे होल्स हैं। इतने छोटे छोटे होल्स हैं कि ये छोटे पार्टिकल्स को तो अपने थ्रू पास करने देगी और बड़े पार्टिकल्स को पास करने नहीं देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, क्योंकि सोल्यूशन चैप्टर चल रहा है, तो मान लो मैंने इस साइड एक सोल्यूशन लिया है। अब ऑब्वियसली अगर मैंने सोल्यूशन लिया है तो सोल्यूशन में दो चीजें रहती हैं, एक तो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, ये मैं येलो येलो से दिखा रही हूँ, एक तो नमक होगा या कोई भी सोल्यूट पार्टिकल्स हो सकते हैं जो यूजुअली बिग होते हैं, बड़े होते हैं। और इसके अंदर और क्या रहता है? और इसके अंदर पानी सॉल्वेंट रहता है। पानी को हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं, पर्पल से दिखा देते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब हम कोई भी सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। सोल्यूशन कितनी चीज़ों से बना है? 2 चीज़ों से। एक सोल्यूट होता है जो नमक होता है या जो भी हम डालते हैं, और एक पानी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अब ये देखा गया है कि अगर हम किसी सोल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मतलब सेपरेट करेंगे, तो ये सॉल्वेंट पास कर देगा, जो पानी है, पानी के पार्टिकल्स सेमी परमिएबल को मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे, बट जो सोल्यूट के पार्टिकल्स थे, जो नमक था, वो पीछे रह जाएंगे। जैसे मैं दाल और चावल का एग्जांपल दे रही थी कि जब तुमने दाल को धोया या चावल को धोया, तो मिट्टी के पार्टिकल्स पानी के साथ नीचे चले गए, है ना, लेकिन दाल ऊपर रह गई। या आप चावल धो रहे थे तो चावल के अंदर जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे या जो भी मिट्टी थी वो चली गई, पानी पीछे और चावल पीछे रह गया। ऐसे ही ऑस्मोसिस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सबसे पहले ऑस्मोसिस को समझने के लिए सबसे पहली लाइन ये है कि आपको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करनी पड़ती है। कौन सी मेम्ब्रेन यूज करनी पड़ती है? और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या है? कि कोई भी एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हो, जिसके अंदर क्या हो? छोटे छोटे, सच दैट इट कैन ओनली अलाउ स्मॉल पार्टिकल्स टू पास थ्रू, है ना। ऑब्वियसली अगर पोर्स छोटे हैं तो ये छोटे पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास करने देगी, बट बड़े पार्टिकल्स को पास नहीं करने देगी। लेकिन अगर हम सोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर मैं सोल्यूशन के हिसाब से तुमसे पूछूं कि गाइस सोल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, वन इज सोल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट, तो यू टेल मी, आपके हिसाब से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इज इट द सोल्यूट दैट विल पास और इज इट द सॉल्वेंट दैट विल पास? सॉल्वेंट। पानी जाएगा लेकिन नमक क्रॉस नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज अ फिनोमेना in which
देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। गलती से भी सल्यूट मत लिख देना, क्योंकि जब तुम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आएगी, तुम बिना सोचे लिखने बैठोगे तो तुम गलती कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अलर्ट होके लिखोगे कि नहीं, मैम ने बोला था कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट की पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, कभी भी सल्यूट के मूवमेंट की पार्टिकल्स नहीं होती, क्योंकि सल्यूट बहुत बड़ा है, सल्यूट बहुत बड़ा है। चाहे हमें लगेगा कि यार सल्यूट बड़ा होता है, सल्यूट नमक के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, लेकिन अगर हम सल्यूशन में मतलब पानी में डालेंगे तो पानी के कंपैरिजन में ये बड़े ही हैं, या कह लो कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर साइज से बड़े ही हैं। तो जो नमक हमें लगता है कि ये तो छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, बट नहीं। तो सबसे पहले तो ऑस्मोसिस एक फिनोमेना है जिसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसकी मूवमेंट देखते हैं, सॉल्वेंट की, है ना, नॉट सल्यूट। अब बात ये आती है कि मैम एक साइड तो सोल्यूशन है, दूसरी साइड क्या ले लें। अब ऑस्मोसिस को समझने के लिए मैं दूसरी साइड प्योर वाटर ले लूं। दूसरी साइड मैंने क्या ले लिया, प्योर वाटर, यानी कि एक साइड मेरा सोल्यूशन है और दूसरी साइड मेरा प्योर वाटर है। प्योर वाटर का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, सल्यूट है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, सल्यूट। अब मुझे कौन बताएगा कि अगर मैं ऐसी कंडीशन रख रही हूँ कि अपने सोल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से सेपरेट कर रही हूँ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो आपको क्या लगता है कि मैम सॉल्वेंट सोल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट जाएगा या सॉल्वेंट को प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन साइड जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन क्या होता था जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, हायर कंसंट्रेशन टू, भी कोई भी चीज होती है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई टू, तभी हम पौधों को पानी देने जाते हैं। एक एक पत्ते को पानी नहीं देते, हम रूट्स में पानी डालते हैं, वो अपने आप डिफ्यूज होके हर लीव्स तक पहुंच जाता है। तो डिफ्यूजन जैसा ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस, बट थोड़ा सा फर्क है कि डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी नहीं होता। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ऑस्मोसिस जैसे ही आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, देयर हैज टू बी अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये था कि अगर मैं एक सोल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से सेपरेट करती हूँ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो व्हाट डू यू थिंक कि सॉल्वेंट मूवमेंट की पार्टिकल्स विल इट बी फ्रॉम प्योर सोल्यूशन टू सोल्यूशन साइड और सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट साइड? ओके, गुरताज को लग रहा है कि मैम सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट जाना चाहिए सॉल्वेंट को। एनी अदर आंसर? प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड। देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए था कि मैम सॉल्वेंट को उधर से उधर जाना चाहिए जहां सॉल्वेंट ज्यादा है, क्योंकि कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है, जहां वो ज्यादा हो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, क्योंकि सोल्यूशन में माना सॉल्वेंट है बट सल्यूट भी तो है। सोल्यूशन में एक सेकेंड, सोल्यूशन में दोनों चीजें थी, सॉल्वेंट भी था और सल्यूट भी था। लेकिन जब तुमने दूसरी साइड प्योर सॉल्वेंट लिया, दूसरी साइड उतनी ही वॉल्यूम का प्योर सॉल्वेंट लिया, तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही है। यानी कि जाहिर सी बात है कि सोल्यूशन के कंपैरिजन में प्योर सॉल्वेंट में ही सॉल्वेंट ज्यादा होगा। सल्यूट तो नहीं पास कर सकता, पास तो सॉल्वेंट नहीं करना है, पर सॉल्वेंट कितों पास करेगा, जितों ज्यादा है, जहां से वो ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ जाएगा ना। अब तू कह रहा है कि सॉल्वेंट को पास करना है, पास सॉल्वेंट ही करेगा, मैं नहीं कह रही सल्यूट करेगा, बट डायरेक्शन तो गलत बता रहा है। डायरेक्शन सॉल्वेंट की प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन साइड होगी, नॉट फ्रॉम सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट साइड। कारण, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो कि प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, तो अगर हम ना भी मेजर करें, हम ना भी अगर माप के देखें, हम ये दावे से कह सकते हैं कि मैम सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट वाली साइड ही ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे तो है ही सॉल्वेंट। सोल्यूशन में तो चलो सॉल्वेंट ज्यादा हो पर सॉल्यूट भी तो है ना। तो डेफिनेशन क्या बन गई ऑस्मोसिस की, इट इज अ फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स। किसकी मूवमेंट हो रही है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किस साइड से किस साइड, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड टिल एन इक्विलिब्रियम कम्स। ये तो है नहीं कि सॉल्वेंट जाता ही रहेगा जाता ही रहेगा, एक टाइम आएगा जब एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आ जाएगी, मतलब जितना सॉल्वेंट उधर है उतना ही सॉल्वेंट इधर है, फिर ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक केस था। अब मैं तुम्हें एक दूसरा केस पूछती हूँ कि मान लो मैं तुम्हें एक दूसरी सिचुएशन देती हूँ कि अगर मैं दोनों साइड ही सोल्यूशन ले लूं, अगर मैं अभी तो मैं क्या कर रही थी कि एक साइड सोल्यूशन ले रही थी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के और एक साइड प्योर सॉल्वेंट ले रही थी। अब मैंने क्या किया, इधर भी सोल्यूशन ले लिया NaCl का, इधर भी सोल्यूशन ले लिया NaCl का,
पर कंसंट्रेशन मैं अलग अलग ले रही हूँ। इधर मैं कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ले रही हूँ और इधर मैं कंसंट्रेशन 0.01 मोलर ले रही हूँ। मतलब इधर लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है, इधर हाई कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है। तो अब मेरा तुमसे यही सवाल है कि अब तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुम्हें जो केस स्टडीज आएंगी उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे चैम्बर बना के दे दें और पूछें कि ऑस्मोसिस विल बी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड और दैट साइड टू दिस साइड। तो पहला केस तो तुम्हें समझ आ गया। अब ये दूसरा केस ये है कि अगर मान लो नवजोत दोनों साइड ही सोल्यूशन है, अब जाहिर सी बात है दोनों सेम सोल्यूशन है बट दोनों की कंसंट्रेशन कम है, मतलब एक में नमक ज्यादा है और एक में नमक कम है। जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, मतलब 0.1 भी कम होती है बट दूसरी जगह तो और भी कम है ना, 0.01। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि पानी को 0.01 टू 0.1 यानी कि लो टू हाई आना चाहिए या हाई टू लो? नवजोत कहता है लो टू हाई, गुरजोत कहता है हाई टू लो, भव्य भी कहता है हाई टू लो। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। हमें लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए हाई टू लो, क्योंकि हमने शुरू से बचपन से ये पढ़ा है कि कोई भी चीज़ हाई टू लो मूव करती है, कोई भी चीज़ हाई टू लो मूव करती है, डिफ्यूजन हाई टू लो होता है। बट ध्यान से सुनो, जब तुमने भवे और गुरजोत नहीं आ रहा, वो पिछले साल था, सॉरी गुरताज, ये देखो जब तुमने बोला हाई टू लो, है ना भवे, तुमने भी बोला हाई टू लो, जो सुनने में सही लगता है क्योंकि हर चीज हाई टू लो होती है। ये हाई तो है कंसंट्रेशन, मतलब हाई मतलब नमक ज्यादा है। मूव नमक ने नहीं करना, मूव किसने करना है? पानी ने, सॉल्वेंट ने। तो जब तू ये कह रहा है कि पानी हाई टू लो जाएगा, वो सुनने में सही लग रहा है, बट पानी हाई कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में तो कम होगा, तो क्या वो हाई टू लो जा सकता है? सुनने में बिल्कुल सही लगता है कि ऑस्मोसिस इज अ फिनोमेना इन व्हिच देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो, बट यहाँ पर हाई हाई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे तुम हाई बोलते हो तो वो नमक के परस्पेक्टिव से बोलते हो कि जब आप बोलते हैं ना कि ये हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, तो इसका मतलब हम ये बोल रहे होते हैं कि उसमें नमक ज्यादा है। क्या ज्यादा है? तो ऑटोमेटिकली उसमें पानी तो क्या हो गया? कम। तो जहां पानी कम है उस हाई कंसंट्रेशन से पानी कैसे मूव करेगा? इसीलिए जब बच्चा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बुक में पढ़ रहा होता है ना, मानो आप सेल्फ स्टडी करो, मेरे पास नहीं आ रहे हो, या मैं खुद जब खुद भी ट्यूशन लगा के पढ़ती थी, मैं अपने आप ही क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाती थी। जब मैं पढ़ती थी ऑस्मोसिस इज अ फिनोमेना इन व्हिच देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, में रट लेती थी कि यार हमें तो ऐसे लगता है कि हर चीज हाई टू लो मूव करती है, चलो हम लो टू हाई। लेकिन अब अंडरस्टैंड हुआ है कि सही बोल रहे हैं, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ही आएगा, क्योंकि लो कंसंट्रेशन में पानी होगा ज्यादा और हाई कंसंट्रेशन में पानी होगा कम। तो इसीलिए लगने को हमें लगेगा कि ये डेफिनेशन गलत है कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लेकिन अगर टेक्निकली सोचोगे तो ये बात सही है कि लो कंसंट्रेशन तो है पर पानी तो उसमें क्या है? ज्यादा। तो पानी नहीं मूव करना है। इसीलिए जब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस भी आता है ना एग्जाम में, गिव द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन ऐसे ही लिखी जाती है कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो। लेकिन जब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखी जाती है तो लिखी जाती है कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो टू हाई। तो ऐसे लगता है कि हम कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि डिफ्यूजन में तो हर चीज हाई टू लो मूव कर रही है, लेकिन ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जैसे ही लिखने लगते हैं हर्ष, तो हमें क्या लिखना पड़ता है? लो टू। अब जिन बच्चों को ये लॉजिक नहीं भी समझ आता तो मैं उनको बोलती हूँ कि तुम रट लो कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में लो टू हाई लिखना, हाई टू लो नहीं लिखना। लेकिन जिनको टेक्निकली समझ आता है उनको समझ आ जाएगा कि लो टू हाई इसीलिए लिखना है कि लो वो नमक के रिस्पेक्टिव में लो है पर पानी उसमें क्या हो चुका है? ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ मैंने अभी आपको एक प्रोसेस समझाया ऑस्मोसिस का। दोबारा बात करते हैं, व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट्स अ फिनोमेना लाइक डिफ्यूजन बट नॉट डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी, पर ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। और डिफ्यूजन में प्रोसेस गैसेस पे भी एप्लीकेबल होता है, लिक्विड्स पे भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन ऑस्मोसिस इज एप्लीकेबल टू सॉल्यूशंस। ऑस्मोसिस इज अ फिनोमेना व्हिच इज एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन। उसके बाद डिफ्यूजन में मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? हाई टू, और ऑस्मोसिस में मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? लो टू हाई। तो 3 डिफरेंसेस तो मैंने आपको याद भी करवा दिए। ठीक है, अब उसके बाद मुझे एक बात बताओ, डे टू डे लाइफ में ऑस्मोसिस देखा है? कभी रात को किशमिश भिगोई है? यस मैम। ऑस्मोसिस अभी करूंगी, और ऑस्मोसिस रिवर्स भी किया जा सकता है, करवाऊंगी। डिफ्यूजन इज इरिवर्सिबल। हाँ, रात को किशमिश भिगोई है? अच्छा, एक हाँ एक और चीज बोल दूं, मैं ना ऑस्मोसिस को बड़े एक अच्छे तरीके से समझाती हूँ। तो मैंने ऐसे समझा दिया ना कि ऑस्मोसिस अगर एक साइड सोल्यूशन होगा, एक साइड सोल्यूशन होगा
और एक साइड प्योर सॉल्वेंट होगा, तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होएगी? अभी अभी मैंने बताया था प्योर से हाँ, तो इसको ना ऐसे याद करो, प्योर से पानी सॉल्यूशन वाली साइड जाएगा, तो यानी कि पानी साफ से गंदा होगा, साफ से। ये मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि जब भी आप ऑस्मोसिस करते हो तो पानी प्योर से सॉल्यूशन साइड जाता है। पानी कहाँ से कहाँ जाता है? प्योर से। तो अगर ऑस्मोसिस में पानी प्योर से सॉल्यूशन साइड जाएगा, मतलब प्योर में साफ पानी है और सॉल्यूशन में क्या है? गंदा पानी। कम भी है पर सॉल्यूशन, जैसे मान लो सी वाटर ले लो, पी सकते हैं हम सी वाटर? नहीं ना, क्योंकि उसमें क्या होता है? बहुत सारे नमक। तो अगर हम सी वाटर को प्योर वाटर से सेपरेट करेंगे तो पानी प्योर वाटर से सी वाटर जाएगा। उल्टा हमारा साफ पानी अगर सी वाटर में जाएगा तो वो तो गंदा हो जाएगा। तो मैं ऑस्मोसिस को बोलती हूँ साफ से। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं किसी तरीके से, यानी कि सी वाटर का पानी कहाँ जाने लग जाए? साफ पानी में, तो नमक पीछे रह जाएगा और सारा पानी कहाँ आ जाएगा? प्योर वाटर। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारे घर में आरओ लगे हुए हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाई नॉट ऑस्मोसिस? क्योंकि अगर हम सिंपल ऑस्मोसिस करेंगे उल्टा वो तो खराब हो जाएगा, उल्टा हमारा प्योर वाटर वाला पानी भी किस साइड जाने लगेगा? सी वाटर वाली साइड। तो नॉर्मल ऑस्मोसिस इज नॉट अ गुड प्रोसेस, क्योंकि नॉर्मल ऑस्मोसिस इज फ्रॉम प्योर टू सी वाटर। नॉर्मल ऑस्मोसिस में पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? प्योर से सॉल्यूशन साइड या प्योर से सी वाटर साइड। बट प्योर वाटर का जितना मर्जी पानी सी वाटर वाली साइड चला जाए, वो प्योर तो होने से रहा, उल्टा साफ पानी क्या हो रहा है? गंदा। साफ पानी क्या हो रहा है? इसीलिए देसी भाषा में बच्चों को मैं ये समझाती हूँ कि ऑस्मोसिस इज साफ से गंदा पानी होना, और रिवर्स ऑस्मोसिस इज गंदे पानी से क्या होना? तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस आएगा तब करेंगे, भी कंफ्यूज होते हैं। हाँ, अब मैं आपको बोल रही थी कि ऑस्मोसिस क्या हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हुआ है। किशमिश लेते हो, तुम्हारी मम्मी या तुमने कभी भिगोए होंगे किशमिश, तो रात को जब हम किशमिश साफ पानी में भिगोते हैं, किशमिश के अंदर पानी जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि किशमिश जो है, रेजिन्स जो हैं, ऑब्वियसली रेजिन्स के अंदर सोल्यूशन होगा, तो बाहर तुमने क्या रखा हुआ है? प्योर वाटर। तो ऑस्मोसिस इज फिनोमेना फ्रॉम प्योर टू सोल्यूशन, प्योर टू। तो ये भी तो ऑस्मोसिस ही है। जब सुबह उठते हो तो तुम्हारी जो किशमिश है वो फूली हुई होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो वो किशमिश क्या हुई होती है? फूली हुई होती है ना, स्वोलन होती है। वो इसी वजह से होती है कि कहीं ना कहीं पानी अंदर चला गया। पानी कहाँ चला गया? किशमिश से बाहर नहीं आया पानी। जो किशमिश के अंदर थोड़ा बहुत सोल्यूशन था वो बाहर नहीं आया, बल्कि बाहर वाला पानी कहाँ चला गया? अंदर। क्योंकि ऑस्मोसिस है साफ से गंदा। साफ से मतलब साफ पानी में तुमने किशमिश भिगोई। और अच्छा, दूसरा एग्जांपल, कभी कभी गला खराब होता है हमारा, तो हम जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें, हमें हमारे बड़े पेरेंट्स कहते हैं कि गरारे करो। क्यों करते हैं गरारे? जब हम पानी वाले गरारे करते हैं तो हमारे जो गले में इन्फेक्शन होती है, तो ऑस्मोसिस से पानी उसको क्या कर देता है? उसकी तरफ जाता है, और अल्टीमेटली वो पानी हम जब स्पिट करते हैं वो निकल जाती है गंदगी। तो इवन हमारा जो गला हमारा खराब होता है उसमें गरारे करना इज बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस। और सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑस्मोसिस का दूं, जब हम अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगवाते हैं ना, कोई भी हमने मेडिसिन इंजेक्शन करनी होती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? उसको एग्जैक्टली 0.9% NaCl में डाल के देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज है ना, वो ना 0.9% NaCl के साथ आइसोटोनिक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आरबीसी सेल को तुम कौन से पानी में रखो एग्जैक्टली 0.9% NaCl में, तो ना पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। क्योंकि देखा गया है कि आरबीसीज के अंदर जो सोल्यूशन है, जो आरबीसीज के अंदर क्या है? सोल्यूशन, वो एग्जैक्टली उतना ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करता है जितना 0.9% NaCl। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब डॉक्टर्स हमारी बॉडी में कोई भी इंजेक्शन डालते हैं तो वो 0.9% NaCl सोल्यूशन में डालते हैं, ताकि जब ये हमारी बॉडी में जाए, ये आरबीसीज हैं, ये हमारा आरबीसीज हैं। अब अगर हम एग्जैक्टली 0.9% NaCl में ये मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे तो कमल, ना पानी अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। ना तो पानी 0.9% NaCl से अंदर आरबीसीज के अंदर जाएगा, ना हम आरबीसीज का पानी बाहर आएगा, क्योंकि इट हैज बीन फाउंड दैट आरबीसीज आर एग्जैक्टली आइसोटोनिक विद 0.9%। लेकिन अगर गलती से तुमने 0.9% की जगह 0.7% डाल दिया, यानी कि लो कंसंट्रेशन डाल दी, क्या डाल दी? और अभी अभी मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस फ्रॉम लो टू, तो ये लो से अंदर पानी जाने लग जाएगा। ऑस्मोसिस लो टू होगी, तो ये जो तुमने लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन डाला है, जैसे आरबीसीज
इस लो कंसंट्रेशन वाले NaCl के कंटैक्ट में आएगा तो इस कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन का पानी आरबीसी के अंदर जाने लग जाएगा तो आरबीसी सेल स्वेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। और अगर गलती से तुमने हाई कंसंट्रेशन डाल दिया, मतलब मरेगा नहीं, मतलब कि प्रॉब्लम हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, वो तो मतलब कोई ना कोई मरने वाली सिचुएशन है। वैसे बता रही हूँ कि अगर हम 1% डाल दें, मतलब हमें NaCl कितना डालना था 0. अब तुमने क्या डाल दिया, उल्टा हाई डाल दिया, क्या डाल दिया, और ऑस्मोसिस इज फ्रॉम लो टू हाई या हाई टू लो, तो अब लो अंदर होगी तो पानी अंदर वाला बाहर आने लग जाएगा तो श्रिंक हो जाएंगे आरबीसी सेल, श्रिंक हो जाएंगे। तो ये मैंने बड़ी बार क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में देखा है कि इन द फॉलोइंग केसेस आरबीसीज आर केप्ट, व्हाट विल हैपन टू देम। एक में वो आपको कंसंट्रेशन 0.9% से कम की दे देंगे और एक पार्ट में वो आपको कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा की दे देंगे। तो आपने ए पार्ट में जिसमें आपको कंसंट्रेशन 0.9% से कम दे रखी होगी, मे बी 0.8 या 0.7, तो तुम बोलना कि इन दिस केस एज आरबीसीज आर केप्ट इन लो कंसंट्रेशन सो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस फ्रॉम लो टू हाई, सो वाटर विल गो इनसाइड द आरबीसीज, क्योंकि बाहर लो कंसंट्रेशन है और अंदर क्या है हाई, तो पानी अंदर जाने लगेगा। अंदर जाने के लिए आरबीसीज क्या हो जाएंगे, स्वेल, आरबीसीज क्या हो जाएंगे। और दूसरे पार्ट में जिसमें आपको कंसंट्रेशन 0.9 से ज्यादा दे रखी होगी, 0.9 से क्या दे रखी होगी, ज्यादा, लेट्स से 1, तो उस केस में तुम लिखोगे एज आरबीसीज आर केप्ट इन हाई कंसंट्रेशन, आरबीसीज आर केप्ट इन बट ऑस्मोसिस इज फ्रॉम लो टू, सो वाटर विल बी स्टार्ट कमिंग आउट, क्योंकि अब आरबीसीज के अंदर लो हो गया तो पानी आरबीसीज से बाहर आने लगेगा तो आरबीसीज क्या हो जाएंगे, श्रिंक। बट अगर लिखा हुआ कि आरबीसीज आर केप्ट एग्जैक्टली इन 0.9, हाँ, नथिंग विल हैपन, नाइदर आरबीसीज विल स्वेल नॉर दे विल श्रिंक, क्योंकि आपने उनको एग्जैक्टली आइसोटोनिक, 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं जे अंदर दा ते बाहर दा ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्टली सेम है, तो इस तरह के सोल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक। जैसे आरबीसीज कौन से सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक पाए गए हैं, एग्जैक्टली 0.9%, जे अंदर दा कंसंट्रेशन वध होएगी, है ना, जैसे तुम्हें 0.9 चाहिए लेकिन तुमने बाहर क्या ले ली 1, तो बाहर वाले हाइपरटोनिक हो जाएंगे, बाहर वाले क्या हो जाएंगे, जे कम ले ली 0.9 से 0.7 ले ली उनको हाइपोटोनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3 टर्म सीख लो, एक आइसोटोनिक, एक हाइपर ते एक हाइपो। जे बाहर वाले सोल्यूशन दा ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर वाले दे नाल एग्जैक्टली सेम है आइसो, जे बाहर वाले दा वध है लाइक आइसोटोनिक 0.9 हाइपर, जे बाहर वाले दा घट है ता हाइपोटोनिक, विद रिस्पेक्ट टू होता है। अब जैसे कोई कह सकता है कि मैम बाहर वाले का हाई है तो अंदर वाले का लो नहीं होगा, तो अंदर वाला उसके लिए हाइपो हो गया, बाहर वाला उसके लिए हाइपर हो गया, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना, कि ऑब्वियसली अगर एक सोल्यूशन हाइपर है तो ऑटोमेटिकली दूसरा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, हाइपो। जे बाहर वाला हाइपो है तो अंदर वाला की होएगा हाइपर, जे दोनों आइसोटोनिक हैं फिर तो आइसोटोनिक ही है, ठीक है। तो जब सेल स्वेल करता है, ऐसे लिखा, ऐसा कुछ बताया है मैंने, मैं एक बार चेक कर लूंगी, मतलब एज पर मी तो यही होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये ऑस्मोसिस समझाने की कोशिश कर रखी है। इन्होंने 2 सोल्यूशन लिए हैं, ये लो कंसंट्रेशन है क्योंकि इसमें नमक के पार्टिकल कम है, इसमें तुम्हें नमक के पार्टिकल ज्यादा दिख रहे होंगे तो ये हाई है, तो यहाँ से यहाँ पानी जा रहा है, तभी इस यहाँ पे लेवल पानी का बढ़ गया, देख रहे हो, पहले दोनों जगह पानी का लेवल बराबर था बट ये लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन था। कैसे पता लग रहा है ये लो कंसंट्रेशन है, क्योंकि नमक के पार्टिकल कम दिख रहे हैं, यहाँ पे नमक के पार्टिकल ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये हाई कंसंट्रेशन था। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस इज फ्रॉम लो टू हाई, ऑस्मोसिस इज फ्रॉम लो टू, तो अगली पिक्चर में क्योंकि पानी लो टू हाई गया है तो हाई वाली जगह पे पानी का लेवल बढ़ गया है, पानी वाला लेवल क्या बढ़ गया, बढ़ गया, तो एक टाइम आएगा दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना, तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। अब जब ऑस्मोसिस होना बंद हो गया ना तो हम देखेंगे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं रेजिन्स वाला, ये तो आरबीसीज लग रहा है ना, हैं, और अगला एग्जाम्पल ये जो गला खराब, नहीं ये रेजिन है, ये जो आप हैं किशमिश डाली हुई है ना, किशमिश, हाँ लिखा नहीं हुआ रेजिन,
उसके बाद अगली पिक्चर, ये वो बताया हुआ है, इफ P1 इज P2 तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। अगर फर्स्ट का ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में तो फर्स्ट हाइपरटोनिक है और दूसरा क्या होगा, हाइपोटोनिक। ठीक है, ये गरारे वाला एग्जांपल है। ठीक है, अब अभी आपने एक डायग्राम में कौन ये वाला, हाँ ये समझाती हूँ। देखो इसमें क्या हुआ कि तुमने एक लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन वाला दो सोल्यूशन लिए, पहले दोनों सेम लेवल पर थे। अब क्या हुआ कि जहाँ पे सोल्यूट कम था ऑब्वियसली उसमें सॉल्वेंट ज्यादा था तो पानी इधर आने लगा, है ना। अब जैसे जैसे यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ रहा है ना, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब नीचे नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही होती है, मतलब नीचे एक प्रेशर लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और एक ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं। एक टाइम आएगा ना जितने वेपर्स प्रेशर, जितने वेपर्स का प्रेशर लग रहा है और जितना हमारा ग्रेविटी की तरफ है वो एक दूसरे को क्या कर देगा, तो यानी कि वहां पे हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आ गई है। नाउ नो मोर वाटर विल कम, मतलब एक स्टेज आएगी जब पानी आना बंद हो जाएगा। अब उस इक्विलिब्रियम स्टेज पर हमने देखना है कि लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर कितना प्रेशर लगा रहा है ना, उस मेम्ब्रेन पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कितना प्रेशर लगा रहे हैं वहां जाने के लिए। अब जा नहीं रहे हैं, प्रेशर तो लगा रहे हैं, वो तो इसलिए नहीं जा पा रहे ना क्योंकि जितना प्रेशर उस साइड से लग रहा है उतना ही प्रेशर अब उस साइड से, ऑपोजिट साइड नीचे की तरफ, हाँ इक्विलिब्रियम आ गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब ऑस्मोसिस जितना होना था हो गया, अब हम चेक करेंगे कि इस मेम्ब्रेन पर, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दरवाजा अगर मैं खोल दूं, मतलब बंद कर दूं, बंद ही है, अब वहां से कोई खोलना चाहे तो वो वहां से धक्का मारेगा ना, वहां से क्या मारेगा, धक्का। बट अगर मैं चाहती हूँ कि वो ना मारे मतलब ये दरवाजा ना खुले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना ही जोर इस साइड से लगाना पड़ेगा। घर में भाई बहनों की लड़ाई होती है तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि भाई उधर से दरवाजा खोल रहे, धक्का मार रहे और हम चाहते हैं कि वो ना खोले, तो हम उतना ही उधर से लगा दें, वो और फोर्स लगाता है कि खुले, हम उतना ही और लगाते हैं वो ना खोले। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही होना है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि सोलवेंट जब इधर आने की कोशिश कर रहा है, वो जब इधर आने की कोशिश कर रहा है तो वो कितना प्रेशर लगा रहा है, उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, हम ऑपोजिट साइड प्रेशर लगाएंगे। ऑपोजिट साइड क्या लगाएंगे, थ्रू पंप्स, थ्रू हाइड्रोस्टैटिक पंप्स। तो हम देखेंगे कि हमें कितना मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑपोजिट साइड, कि वहां से वहां सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव ना हो। तो ऐसे प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं प्रेशर पर आ रही हूँ, पहले मैंने फिनोमेना समझाया ऑस्मोसिस कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम लो टू हाई, या कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड। अब मैं ये कह रही हूँ कि उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो प्रेशर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और वो कितना प्रेशर लगाते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग इक्वल प्रेशर ऑन दी ऑपोजिट साइड, बाय अप्लाइंग इक्वल प्रेशर ऑन दी, और हमें जितना मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑपोजिट साइड पे कि सो दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बंद हो जाए, इस प्रेशर को बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑपोजिट साइड ज्यादा लगा दूं, मतलब जैसे मान लो ये मेरा प्योर वाटर है और ये मेरा सी वाटर है या सोल्यूशन है, तो नॉर्मली मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, प्योर से सी वाटर, यानी कि पानी साफ से क्या होता है, साफ से क्या होता है, साफ से क्या होता है। लेकिन नवजोत अगर मैं अब ऑपोजिट साइड एक पंप के थ्रू मैं ऑपोजिट साइड प्रेशर लगाऊं, कितना, इस साइड से जितना लग रहा था उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, पाई, सिंबल क्या होता है। अब मैं ऑपोजिट साइड प्रेशर लगाऊंगी ग्रेटर देन पाई, तो क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। यानी कि अभी तक सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां से कहां मूव कर रहे थे, प्योर टू सी वाटर, अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां से मूव करने लग जाएंगे, सी वाटर टू
और अगर सोचो सी वाटर का सॉल्वेंट प्योर वाटर वाली साइड जाएगा, सिर्फ कौन जाएगा? सॉल्वेंट, नमक पीछे रह जाएंगे। तो सी वाटर का पानी सिर्फ प्योर वाटर की तरफ इकट्ठा होता जा रहा है। नाउ दिस वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरओ। नौ दोबारा सुनो कि नॉर्मल ऑस्मोसिस हैपन फ्रॉम प्योर वाटर टू सी वाटर। नॉर्मल ऑस्मोसिस प्योर वाटर टू सी वाटर होता है, बट वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि प्योर वाटर से सी वाटर में पानी जाने का मतलब है साफ से गंदा होना। साफ से क्या होना? तो अगर हमारा प्योर वाटर सी वाटर वाली साइड चला जाएगा तो हम वो पानी पी थोड़ा पाएंगे, क्योंकि सी वाटर में तो पहले ही नमक है। अगर थोड़ा सा साफ पानी आ भी जाएगा तो वो साफ थोड़ा होगा। तो अब हमने क्या किया? नाउ वी अप्लाई द ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। नाउ वी अप्लाई द ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, मतलब प्योर टू सोल्यूशन की जगह हमने कहाँ पे अप्लाई करा? सोल्यूशन साइड अप्लाई किया। और कितना प्रेशर अप्लाई किया? अगर मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 10 है तो हमने 12 अप्लाई किया। 10 है तो हमने कितना अप्लाई किया? तो जैसे ही हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करा तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्योर टू सी वाटर मूव करते थे, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से कहां मूव करना शुरू कर दिया? फ्रॉम सी वाटर टू अब सारा पानी सी वाटर का प्योर वाटर वाली साइड आता जाएगा। सो कैन इट बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज? नेचुरली तब होता है, नेचुरल ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस नेचुरल नहीं है ना। नेचुरल है, नेचुरल पानी प्योर से गंदे वाली साइड जाता है। अगर फिर आरओ का मतलब है कि नेचुरली तो पानी साफ से गंदा हो रहा है, हमें क्या करना है? गंदे से। तो हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करवाना पड़ेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस इज नॉट नेचुरल, नेचुरल इज ऑस्मोसिस, बट उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों फायदा नहीं हो रहा? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस पानी प्योर से सी वाटर जा रहा है, हमें कहाँ से कहाँ लेके जाना है? फ्रॉम सी वाटर टू, ताकि सी वाटर का पानी प्योर वाली साइड चला जाए, नमक पीछे रह जाए। समझ आ रही है मेरी बात? प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, वही तो यहाँ दिखा रही हूँ। एक मिनट, रिवर्स ऑस्मोसिस का डायग्राम ये देखो। नॉर्मली पानी प्योर वाटर से इधर जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये वाटर है, और इस साइड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो नॉर्मली हमारा जो वाटर है वो इस साइड से इस साइड जाएगा। बट अगर हमारा वाटर इस साइड से इस साइड चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं है ना। इधर नमक तो कितने सारे हैं, नमक के पार्टिकल, तो साफ पानी इधर से इधर कंसंट्रेटेड की तरफ जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस है, ये हमारे फायदे का नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा गुरताज? हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे थ्रू पंप, लेकिन किस साइड? सी वाटर वाली साइड। अब सी वाटर का पानी इधर जा ही जा रहा है, वो क्या बनता जा रहा है? फ्रेश, और सी वाटर के नमक पीछे रह रहे हैं। तो नेचुरल प्रोसेस इज फ्रॉम वाटर टू सी वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस इज फ्रॉम सी वाटर टू, बट फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई दी एंड हाउ मच एक्सटर्नल प्रेशर? इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर और ग्रेटर। और इक्वल करोगे फिर तो ना इधर से इधर आएगा ना उधर से। हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑपोजिट साइड? अगर मैं उतना ही प्रेशर लगाऊंगी जितना मेरा भाई उधर से लगा रहा है, फिर तो दरवाजा नहीं खुलेगा ना। तो अगर मैं चाहती हूँ कि तू क्या, मैं खोलती हूँ, तेरे को मैं बताती हूँ, तो फिर हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। तो यानी कि इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिवर्स ऑस्मोसिस वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम विच साइड? सी वाटर टू, हाँ, so that all the water should collect to the pure water and salt should left behind, and now this fresh water can be used for the drinking purpose। तो जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ये डाउट सी कि मैम प्रेशर लगाना पड़ेगा, दिख रहा है डायग्राम में कि एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे तभी मूवमेंट इधर से इधर होगी, अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाओगे तो इधर से इधर होगी। आई होप रिवर्स आरओ इज क्लियर नाउ। बट इफ द टाइम अभी है ना, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है डायग्राम। ये नमक वाला पानी है, ये नमक वाला पानी है, और हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सारा पानी एक साइड फ्रेश कर रहे हैं, जिसको यहाँ से हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? ड्रिंकिंग। समझ आ रहा है अरमान? ठीक है। अब हमें समझ आ गया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब हमने लास्ट देखना है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो प्रेशर अप्लाई होता है ना, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वहां दूसरी साइड जाने के लिए, तो वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं ना, वो कितना प्रेशर लगाएंगे प्योर वाटर से जब पानी जा रहा होगा सी वाटर वाली साइड या सोल्यूशन वाली साइड, तो वो कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि दूसरी साइड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है।
अगर हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना, पानी ने दूसरी साइड जाना है, अगर दूसरी साइड नमक ही बहुत ज्यादा है तो पानी को वहां जाने के लिए जोर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर वहां पर भी नमक कम है तो उसको इजीली मूवमेंट हो जाएगी। तो यानी कि ये देखा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जब अप्लाई होता है ऑन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से, वो किसके प्रोपोर्शनल है, दूसरी साइड जो सोल्यूशन पड़ा है उसकी कंसंट्रेशन पे। ज्यादा नमक वाला पानी होगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, कम नमक वाला पानी होगा तो प्रेशर भी क्या लगाना पड़ेगा, कम। अब है पाई, ये 3.14 वाला पाई नहीं है, तेरे मेरे को तेरे पे डाउट था, तूने इसको 3.14 डाल देना है, ये मैथ वाला पाई नहीं है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना उसको इन्होंने पी वाला सिंबल देने की जगह पाई सिंबल दिया है। कौन सा सिंबल दिया है? तो यानी कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालनी है पाई निकालना है, कहीं तुम पाई को 3.14 पुट करो और सोचो कि निकालना क्या है ऑस्मोटिक, कहीं आप हंस रहे इसलिए मैं, क्योंकि मैं तो एज अ टीचर पढ़ाया हुआ है, तो बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला लगा देते हैं और पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देते हैं। इसलिए तुम ना भी पूछते तो मैं क्लियर करती कि हियर पाई इज नॉट मैथमेटिक्स वाला पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं पुट करनी। क्या पुट करनी है? जो उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दे रखी होगी, जैसे बोल रखा होगा 2 atm, क्या दे रखा होगा, तो पाई की जगह 2 पुट करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी होता है, तो इनडायरेक्टली ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, तो हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव। वाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कितना प्रेशर लगने वाला है ये इनडायरेक्टली इस बात पे डिपेंड करेगा कि दूसरी साइड नमक के मोल्स कितने हैं। ज्यादा नमक के मोल्स होंगे तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, कम नमक के मोल्स होंगे तो न कम, है ना। और यहाँ पे फॉर्मूला जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो आर टी कॉन्स्टेंट आएगा, और अगर हम एनबी को खोलेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अभी तक हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले करे थे उनमें भी WB/MB आ रहा था, और ये जो चौथा और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है इसमें भी क्या आ रहा है, WB/, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक बात कांस्टेंट है कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में WB/MB आएगा ही आएगा, क्योंकि जब सारे हैं ही क्या कॉलिगेटिव, यानी कि उन्होंने किस पे डिपेंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन। तो आप सारे अपने दिमाग में चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले रिकॉल करो तो यू विल योरसेल्फ नोटिस कि सबके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, WB/। लेकिन एक बात बताऊं, तुमने ये वाला फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, CRT। ये भी फॉर्मूला याद करना है क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनमें तुम्हें सीधा ही कंसंट्रेशन दे रखी होगी, पाई निकालना होगा, सीधा कंसंट्रेशन दे रखी होगी, तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब हमें कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हरमन, पाई इज इक्वल टू CRT। और कैसे पता लगेगा कि कंसंट्रेशन दे रखी है, अगर मोलारिटी दे रखी है, जैसे बोला है कि सोल्यूशन ऑफ 2 मोलर, तो मतलब कंसंट्रेशन इज 2 मोलर। कई बच्चों को नहीं पता होता कि मैम C कंसंट्रेशन मोलारिटी होती है, यस C का मतलब ही क्या है, मोलारिटी। लेकिन अगर तुम्हें गिवन मास गिवन है, कमल क्या गिवन है, गिवन मास, वॉल्यूम गिवन है, फिर आप ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, अब जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाने हैं वो इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं, एक CRT वाला और एक ये। तो पहले मुझे एक बात बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा टॉपिक है जिसके नोट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? पहले ऑस्मोसिस समझाऊंगी मैं, ऑस्मोसिस के बारे में लिखवाऊंगी, फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस, फिर उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं ऑस्मोसिस वाले, रेजिन वाला, RBCs वाला, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। इसलिए दूसरे बैच ने तो ऑस्मोटिक प्रेशर के सारे नोट्स ना घर से बनाए थे, बिकॉज 2-3 पेज हैं। अगर मैं यहाँ पे डिक्टेट करने लगूंगी, अभी शुरू करूंगी, कल का भी पूरा लेक्चर वेस्ट होगा। तो बेटर ये है कि जो वो लिखने वाला पार्ट है, वैसे मैं लिखने वाला पार्ट सैटरडे को मैंने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का खुद के लिखवाया था क्योंकि एक आधा पेज था इसका, तो ना और इतने प्यारे नोट्स हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, हाँ वो भी लिख लेते। देखो यहाँ से शुरू है ऑस्मोटिक प्रेशर के नोट्स, मतलब यहाँ से नीचे थे ना, एक पेज, ठीक है। और दूसरे वाले बैच में सारे खुद बना के आए थे। दूसरा पेज एग्जाम्पल्स, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, है ना। चौथा पेज यहाँ तक, सिर्फ मतलब तुम 3.5 पेज छोड़ दो क्योंकि फॉर्मूला चलो मैं लिखवा देती हूँ, कहने का मतलब है। बाकी अगर तुम 1, 2, 3 पेजेस का मटेरियल खुद लिखाते हो, क्योंकि थ्योरी है, जो मैंने समझाया है वही तुमने लिख के आना है। तो जब ऐसे बड़े बड़े वाले नोट्स आते हैं ना, वो मैं अवॉइड करती हूँ करवाना, लिखवाना क्लास में।
है ना, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो बेटर ये है कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एग्जांपल्स और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ये तो उल्टा तुम घर में बैठ के नोट्स बनाओगे भी तुम्हारे उल्टा ध्यान में याद ही हो जाएंगी। तो एक काम करो, एक पेज छोड़ो, 1 पेज 2 पेज 3.5 पेज या 4 पेज छोड़ दो और उसके बाद एक फॉर्मूला लिख लो, वो मैं लिखवा देती हूँ यही वाला, थोड़ा प्रॉपर तरीके से। फॉर्मूला भी खुद घर से लिखोगे, फिर ऐसे फॉर्मूला लिख के एक न्यूमेरिकल हो जाएगा ना। अभी है 5 मिनट, हो गया क्या टाइम? 24 हो गए हैं। चलो एक काम करते हैं, फिर फॉर्मूला समेत सारा लिखा ना, कल आते ही मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी, ठीक है? 2-1 न्यूमेरिकल से ही तुम्हें हो जाएगा कि मैम इजी है, फिर उसकी प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस कल से देख के कल नया टॉपिक, लास्ट टॉपिक शुरू कर देना है, वांट ऑफ फैक्टर। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का केड़ा है? वांट ऑफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके मम्मी पापा ने इतना अच्छा नाम दिया, तुम याद नहीं कर सकते? वांट ऑफ, बड़ा मैजिशियन बंदा था ये। कल उस आई डोंट नो, मेरे को देखना पड़ेगा, बट इंडियन तो नहीं था, नहीं वांट ऑफ, ही वाज अ रशियन, आई डोंट नो। अच्छा चलो कल हम वांट ऑफ फैक्टर करेंगे। आज तुम्हें क्या करके आना है? एक तो सैटरडे वाली डेल्टा टीएफ वाले 12 न्यूमेरिकल, चलो वो 12 न्यूमेरिकल ना भी करो क्योंकि तुम आए नहीं थे, मैं अभी फॉर द टाइमिंग होल्ड पे कर दूं, लिखने वाला जरूर करके आना है 4 पेज। और अगर कोई 12 न्यूमेरिकल वो कर सकता है तो इट इज गुड, अगर कोई नहीं भी करेगा मैं छोड़ दूंगी। बट अगर किसी ने ऑस्मोटिक प्रेशर के नोट्स नहीं बनाए होंगे, फिर उनको दूसरे वाले कमरे में बैठ के पहले नोट्स बनाने पड़ेंगे। नहीं एसी है वहाँ, वी हैव एसी, वी आर वेल फर्निश्ड, उसकी कोई टेंशन नहीं। ये बंद कर दे परम।